हेलो विद्यार्थीगण, मैं एसके कश्यप आपके सामने आज का जो तमाम प्रश्न है उसका एक्सप्लेनेशन पूरी तरह तार्किक, सरल और व्याख्यात्मक रूप में उपस्थित करने के लिए तैयार हूं। अब आप लोगों को यह ध्यान देना है कि जो प्रश्न बतलाया जाता है उसको कैसे और किस रूप में आप ग्रहण करते हैं और कितना ग्रहण करते हैं। जब आप ग्रहण करने को तैयार होते हैं तो आपको अधिकतम नॉलेज प्राप्त होती है। और यदि किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रश्न पर कोई डाउट रह गया हो, यदि उन्हें लगता है कि कहीं इसका शायद ये नहीं ऐसा होना चाहिए था, तो आप अपनी कमेंट के माध्यम से विचार जरूर रखेंगे, आपकी समस्या का हल होगा। भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष के बाद चिल्हटी हल्दीबारी रेल लाइन शुरू हुई? अब देखिए, यहां पर एक देश आपका श्रीलंका है, तो श्रीलंका से भारत की स्थल सीमा मिलती नहीं है। श्रीलंका से भारत की स्थल सीमा नहीं मिलती है और रेल चलाने के लिए स्थल सीमा का होना आवश्यक है। अरे तो सागर क्षेत्र में बहुत बड़े पुल के निर्माण की आवश्यकता होगी, जो संभव फिलहाल है नहीं। देखिए, श्रीलंका आपका समाप्त हो गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश एवं नेपाल, इन तीनों के साथ भारत की रेल सीमा चल रही है। 1965 भारत चीन युद्ध के बाद ही चिल्हटी हल्दीबारी रेल लाइन, ये भारत में है बंगाल में और ये बांग्लादेश में है, ये रेल लाइन को बंद कर दी गई थी और अभी हाल ही में इसे शुरुआत किया गया। यह है भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू की गई रेलवे लाइन। पेटा इंडिया ने निम्न से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया? ये जो सम्मान दिया गया वो है सोनू सूद, और हीरोइन में दी गई थी श्रद्धा कपूर को। सोनू सूद और श्रद्धा कपूर को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पेटा इंडिया जो है ये पुरस्कार हर साल विशेषकर पर्यावरण, पशु पक्षी इत्यादि के संरक्षण के लिए काम करने वाले लोगों को इस प्रकार का पुरस्कार देता है। वेजिटेरियन अर्थात जो ये प्रचार करते हैं कि भाई आप वेजिटेरियन भोजन करें, जो आपकी स्वास्थ्य के लिए ज्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन की चलिए कुछ उसमें विशेष प्रकार की कार्बोहाइड्रेट, वसा वगैरह क्या क्या प्राप्त होता है, लेकिन उससे कई प्रकार के नुकसान होती और शारीरिक नुकसान हो ना हो, कम से कम पर्यावरण को उससे क्षति पहुंचती है, पूरे पर्यावरण की जीवन प्रणाली उससे प्रभावित होती है। ये पुरस्कार दिया गया सोनू सूद को। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2000, ये तमाम क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। तो ये पाकिस्तान में होना है 2022 में। 2022 में ये इसी वर्ष ऑस्ट्रेलिया में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। 2025 में इसे पाकिस्तान में आयोजित किया जाना है। हाल ही में किसने मेंस बैलन डी पुरस्कार, ये फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी वर्ष में जो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस जिनका रहता है उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। अब यहां देखिए एक नाम सुनील छेत्री, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनकी कोई विशेष पहचान नहीं। हाँ, भारत के बड़े ही बेजोर खिलाड़ी हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का फुटबॉल में कोई वजूद नहीं है और यह अंतरराष्ट्रीय एक विकल्प तो आपका यहां पर समाप्त हो जाता है। अभी ये पुरस्कार जो दिया गया लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया और ये अब तक का रिकॉर्ड सातवीं बार उन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जबकि रोनाल्डो को यह पुरस्कार 5 बार प्राप्त हुआ है। तो लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के हैं, तो पुरुष क्षेत्र के पुरुष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में यह पुरस्कार जो है फ्रांस के द्वारा दिया जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई 1956 से। पुरस्कार की शुरुआत हुई 1956 से, तो फ्रांस के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई 1956 से। निम्नलिखित में किसके द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत हुई थी जम्मू और कश्मीर में? क्योंकि घुसपैठ के लिए वो माह, सबसे सर्द का जो महीना होता है
कुहासा होता है जंगली क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र में, जहां उस कुहासे का जहां दृश्यता काफी कम होती है, उसका लाभ उठाकर बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से भारत में घुसपैठी प्रवेश करते हैं। तो घुसपैठियों को रोकने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए इसकी शुरुआत किया गया, ताकि ठंडे क्षेत्र में कुहासा और हिमपात वाले क्षेत्र में मौसम का लाभ उठाकर कोई भारतीय सीमा में न प्रवेश करे। तो सीमा सुरक्षा बल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो नीति आयोग का ऑपरेशन सर्द हवा से कोई, क्योंकि ये सैन्य से जुड़ा हुआ, गुजरात से यहाँ कोई ताल्लुकात है नहीं, ये मूलतः सीमा सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया। अगला जो है अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने पद्म पुरस्कार दिया। गृह मंत्रालय के द्वारा जो पद्म पुरस्कार दिया गया, तो 4 को मिला पद्म विभूषण। 4 को जो पुरस्कार मिला वो मिला पद्म विभूषण। 17 को जो पुरस्कार मिला वो मिला पद्म भूषण, और 107 को जो पुरस्कार मिला वो मिला पद्मश्री। तो इस प्रकार से टोटल यदि देखा जाए तो 108 पदक दिया गया। ये स्वर्ण पुरस्कार, पद्म पुरस्कार जो होता है, ये इसकी शुरुआत 1954 से हुई। इस वर्ष पद्म विभूषण जो भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ असैनिक पुरस्कार है, इसमें आपका एक राजनीतिक कल्याण सिंह को प्राप्त हुआ, तो दूसरे सेना नायक बिपिन रावत को भी प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में कौन दुनिया के मूल्यवान ब्रांड है? सबसे मूल्यवान ब्रांड जो है वो विश्व में एप्पल को, पहला नंबर पर एप्पल को मूल्यवान ब्रांड के रूप में शामिल किया गया है। तो सबसे बड़ा मूल्यवान ब्रांड जो है उसे एप्पल को सबसे मूल्यवान ब्रांड माना गया है, जिसकी स्थापना 1976 में हुई। एप्पल की स्थापना, जो कि विशेषकर आपका ये बनाता है, कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह का निर्माण करता है। नंबर दो पर जो आता है अमेजन, नंबर 2 पर अमेजन को माना गया है। नंबर 3 पर गूगल को माना गया है। तो जो ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू से तात्पर्य होता है जिसके ब्रांड पर लोग खरीदते हैं। टाटा एक ब्रांड वैल्यू है, तो उसके प्रोडक्ट को लोग खरीद लेते हैं नाम पर कि कंपनी बेहतर है तो प्रोडक्ट बेहतर होगा। सैमसंग ब्रांड है, डिटॉल ब्रांड है। तो ब्रांड वैल्यू जो है काफी महत्वपूर्ण होती है बाजार में। ब्रांड वैल्यू के आधार पर लोग उस वस्तु को बड़े पैमाने पर खरीदते हैं। भारत में पहली बार वाटर टैक्सी की शुरुआत महाराष्ट्र में किया गया है। वाटर टैक्सी है कि सड़कों पर बड़े पैमाने पर बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता हुआ वाहन के कारण जाम लग जाती है। तो सागरीय क्षेत्र से जिन्हें ऑफिस जाना है, डेली कुछ अन्य काम पर जाना है, अपने वर्कशॉप पर पहुंचना है, तो सागरीय मार्ग से वो आसानी से वहां पहुंच सकते हैं। समय की बचत होगी, ट्रैफिक समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। तो महाराष्ट्र में ये 3 अलग अलग स्थानों के लिए उसकी शुरुआत की गई है वाटर टैक्सी, ताकि समुद्री मार्ग से इस पार से उस पार जा सकें। जिसमें बेलापुर से स्टीफेंस, बेलापुर से एलिफेंटा, ये 2 फेमस जगह है जहां लोग बड़े पैमाने पर आवागमन करते हैं। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, बौद्धिक संपदा अर्थात आप कितना टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, शिक्षण क्षेत्र में कितना इनोवेशन का प्रयोग होता है, कितनी बौद्धिकता अर्थात नए सोच, नई विचार, नई टेक्नोलॉजी, नए उत्पादन की प्रक्रिया। तो अपनी मानवीय पूंजी का आप कितना इस्तेमाल करते हैं, इसमें भारत का स्थान क्या रखा गया है। ये बौद्धिक संपदा सूचकांक प्रत्येक वर्ष, बौद्धिक संपदा सूचकांक प्रत्येक वर्ष जो है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। तो 55 देशों में भारत का स्थान जो है 43वां दिया गया। कुल टोटल 55 देशों में इसका आकलन किया गया, भारत का स्थान 43वां दिया गया। पहला नंबर पर स्वयं यूएसए, नंबर 2 पर यूके अर्थात इंग्लैंड को रखा गया,
जहां नई टेक्नोलॉजी, नया तकनीक को अपनाया जाता है, नए उत्पादन की प्रक्रिया को अपनाई जाती है, इनोवेशन का लगातार जो है प्रयोग में लाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी एंटी टैंक, अब यहां देखिए टैंक अर्थात टैंक रोधी मिसाइल। अब आइए पृथ्वी, तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी सतह, पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी सतह से हवा में, या पृथ्वी सतह से हवा में पार करने वाला या एंटी टैंक, ये एंटी मिसाइल, टैंक नहीं बल्कि ये मिसाइल है जो दुश्मन के मिसाइल को काट सकता है। ये हवा, सतह से हवा में वार करने वाला, यह जो मिसाइल है वो सतह से हवा में वार करने वाला मिसाइल है। सॉरी 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 थोड़ा सा देखिए, तो ये जो है सतह से सतह पर, सतह से पृथ्वी सतह से सतह पर वार करने वाला मिसाइल है। पृथ्वी 1 का रेंज जो था 250 किलोमीटर तक, और पृथ्वी 2 का रेंज जो है 250 से 400 किलोमीटर, 250 से 400 किलोमीटर की दूरी तक यह मार कर सकता है। तो सतह से सतह पर, पृथ्वी से पृथ्वी पर वार करने वाला जो भारत का मिसाइल है उसका नाम रखा गया है पृथ्वी। पृथ्वी से पृथ्वी पर, पृथ्वी से पृथ्वी पर ये वार करेगा। आकाश जो है सतह से हवा में, आकाश सतह से हवा में वार करने वाला ये मिसाइल है। त्रिशूल, त्रिशूल भी जो है सतह से हवा में वार करने वाला मिसाइल है। तो चारों मिसाइल हैं। तो एंटी टैंक, टैंक को नष्ट करने वाला नाग मिसाइल है जिसकी क्षमता होती है 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर की दूरी तक ये टैंक को ध्वस्त कर सकता है। पृथ्वी सतह सतह पर वार करने वाला, आकाश सतह से हवा, त्रिशूल, त्रिशूल सतह से हवा में वार करने वाला मिसाइल का नाम है। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण रख रखाव के लिए जिम्मेवार है नेशनल हाईवे। देखिए नाम से ही राष्ट्रीय राजमार्ग, एनएच, एनएच जो है एनएच, एनएच भारत की कुल सड़क का 2% है, लेकिन कुल यातायात का 40%, कुल यातायात का 40% एनएच से ही गुजरता है। अब एनएच चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग है, विधानसभा, तो ये राज्य का जो सड़क होती है, राज्य स्टेट हाईवे होता है, उसके लिए विधि कानून का निर्माण विधानसभा करेगा। उच्चतम न्यायालय ये न्यायिक प्रक्रिया का क्षेत्र है, ये जुडिशियल क्षेत्र है। रखरखाव का यह निर्माण कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव प्रशासनिक, वो प्रशासनिक कार्य में आता है। देखिए विधानसभा जो है विधायी संस्था है, ये न्यायिक संस्था है। अब बचा भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति में संघ सरकार की सभी कार्यपालिका शक्ति अंतर्निहित होती है। संघ सरकार की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित होती है। तो राष्ट्रपति तो केंद्र सरकार के हेड हो जाते हैं। तो केंद्र सरकार बोला गया उसमें राष्ट्रपति स्वतः शामिल हो जाते हैं। राष्ट्रपति केंद्र सरकार के संवैधानिक प्रधान और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। तो नेशनल हाईवे का रखरखाव के लिए उत्तरदायी कौन है? तो उत्तरदायी है केंद्र सरकार, उत्तरदायी है केंद्र सरकार का। इसके लिए एक अलग से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसके लिए अलग से बना हुआ है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसके लिए एक अलग संस्था ही बनाया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। 1988 में इसे अधिनियमित किया गया, लेकिन व्यवहार में यह काम शुरू किया 1995 से। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने काम शुरू किया 1995 से। विश्व का सबसे बड़ा नमक मरुस्थल जो है वो सालार डी यानी, ये विश्व का सबसे बड़ा नमक का, जहां पूरी तरह नमक का जो है सो वहां पर प्रचुरता पाई जाती है। नमकीन मिट्टी का वो क्षेत्र होता है, ये कहां पर आपका है? तो बोलीविया में। कहां है? तो बोलीविया के क्षेत्र में ये पड़ता है मरुस्थल।
सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो कि अफ्रीका में है। थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान के क्षेत्र में है, जहां जनसंख्या घनत्व पूरे विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है थार मरुस्थल। नेगवे नहीं बल्कि नमीवा मरुस्थल, ये भी आपका अफ्रीका में पड़ता है। मरुस्थल कहते हैं जहां, मरुस्थल उसे कहते हैं जहां 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। शुष्क क्षेत्र में ही अधिकांश मरुस्थल पाए जाते हैं। विश्व का अधिकांश मरुस्थल 15 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच अर्थात कर्क रेखा मकर रेखा के दोनों ओर महाद्वीप के पश्चिमी भाग में अधिकांश मरुस्थल पाया जाता है। उगादी त्योहार जो है ये 9 वर्ष का त्योहार है। उगादी त्योहार 9 वर्ष का, जैसे हम लोग 9 वर्ष का पहला त्योहार जो होता है वो होली होता है, तो 9 वर्ष को होली के रूप में मनाते हैं। दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटका में उसे उगादी के नाम से मनाते हैं। उसे जो है उगादी के नाम से मनाते हैं। गुड़ी पड़वा के नाम से महाराष्ट्र में उसे गुड़ी पड़वा के नाम से, महाराष्ट्र में उसे गुड़ी पड़वा। असम में जो है उसे गोरू बिहू, असम में उसे गोरू बिहू के नाम से मनाते हैं। और गोवा पर तो आधुनिक सभ्यता संस्कृति का केंद्र है, तो वहां 9 वर्ष जनवरी का 1 जनवरी को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में वीर सावरकर, तो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व में शामिल थे नहीं। वीर सावरकर ने 1905-6 में जो किताब लिखा उसमें इन्होंने ये बतलाया, किताब लंदन में इंग्लैंड में लिखा गया कि 1857 की क्रांति ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये सबसे पहले वीर सावरकर के द्वारा ही किया गया। टाटिया टोपे शुरू में कानपुर और बाद में ये ग्वालियर में, अर्थात प्रारंभ में नाना साहेब के सहयोगी के रूप में, और बाद में रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी के रूप में काम किए। कुंवर सिंह बिहार का जगदीशपुर में विद्रोही सेना का नेतृत्व किए। और बेगम हजरत महल एवं उसका पुत्र विरजिश लखनऊ में, जहां बेगम हजरत महल नेपाल पलायन कर गई। टाटिया टोपे को 1958 में, टाटिया टोपे को 1858 में फांसी दे दी गई। वीर कुंवर सिंह भी 1858 में गोली लग जाने के बाद जो हाथ काट कर फेंक दिए थे, तो अत्यधिक रक्त के गिर जाने से, ब्लड के गिर जाने से 1858 में इनकी भी मृत्यु हो गई। मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में का नारा दिया था बांटो और छोड़ो। मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में, और भारत की विभाजन की रूपरेखा का पहला बीज यदि कहा जाए तो अंग्रेजों ने 1906 में ही बोया। लेकिन उस बीज का प्रस्फुटन होता है 1909 में, जब मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर अलग से निर्वाचन का अधिकार दिया गया। और 1916 में जब इसकी सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, तो वह सबसे बड़ा ऐतिहासिक भूल सिद्ध हुआ। 1940 में मुस्लिम लीग ने पहली बार मांग किया कि मुसलमानों का एक अलग देश पाकिस्तान का गठन किया जाए, और 1943 के ये मांग किया गया था लाहौर अधिवेशन में। ये मांग करने वाले और ये नारा देने वाले दोनों मोहम्मद अली जिन्ना थे। दोनों का संबंध है मोहम्मद अली जिन्ना से। दोनों बार अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया। और बांटो और छोड़ो, हमें देश का विभाजन करके हमें आप छोड़ दीजिए, ताकि हम मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी संस्कृति, अपनी अलग से पहचान को बना सकें, उसे पुनर्जीवित या पुनर्स्थापित कर सकें। जय जवान जय किसान नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। यह नारा दिया गया था 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। करो या मरो का नारा 1942 में
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बांटो और राज करो की नीति अंग्रेजों की नीति थी, बांटो और राज करो। 2000 रुपए की बैंक के नोट, 2000 का जो भारत की सबसे बड़ा नोट है 66 mm गुने 166 mm अर्थात उसकी चौड़ाई और लंबाई को यहां पर दिखलाया गया है। और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन विगत बार भी देखा गया था कि रेलवे में इस प्रकार का क्वेश्चन जो है सो पूछा जाता है। और यहां पर देखें 1000 का जो होता है 157 गुना 1000 का नोट है रहा नहीं 100 रुपया का, 100 रुपया का जो नोट होता है 157 गुने 73 mm, 157 गुने 73 mm का 100 रुपया का नोट होता है। 200 का जो नोट है उसका है 66 गुने 146, 200 का है 146 गुने 66 mm। इस अलग अलग नोट की लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आज के दौर में बराबर पूछा जाता है। तो आपके सामने उसका भी वानगी कुछ सामने है। भ्रंश समतल के साथ भ्रंश मतलब क्या होता है? पृथ्वी के विवर्तनिक घटना के कारण जब ठोस, द्रव और गैस ये तीनों रूप परिवर्तन करते हैं, यह तीनों जो है जब रूप बदलता है, परिवर्तन करता है, पृथ्वी के अंदर ठंडा गर्म जो होते रहता है, तो ठोस, द्रव और गैस जो आपस में रूप परिवर्तन करता है, उस गैस रूप परिवर्तन के कारण कभी कभी आयतन में कमी या बढ़ोतरी हो जाती है। और बढ़ा हुआ आयतन जब पृथ्वी के अंदर व्यवस्थित नहीं हो पाता है तो ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में बाहर निकल आता है। आयतन में परिवर्तन हो जाता है तो वहां भ्रंश हो जाती है। तो उससे जो भूकंप आता है, पृथ्वी के चट्टानों के टकराने से, पृथ्वी के अंदर भ्रंश होने से, यह भूकंप आने का दो सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो पृथ्वी के अंदर ठोस, द्रव, गैस का बदलाव विवर्तनिक भूकंप, विवर्तनिक कारणों से परिवर्तन होता है, इसलिए इसे विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। ज्वालामुखी से भूकंप उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि ज्वालामुखी से लावा, मैग्मा बड़े तीव्र गति से बाहर निकलता है। हाँ, ज्वालामुखी समुद्र के अंदर जब बड़े पैमाने पर प्रस्फुटित होती है तो उससे सुनामी उत्पन्न हो जाती है। भारत की सरकार का अर्धसंघीय रूप, अर्धसंघीय, भारत की संविधान की विशेषता आता है, भारत एक अर्धसंघात्मक देश है। भारत में, इस भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक, संघात्मक और एकात्मक दोनों संविधान की विशेषता पाई जाती है। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, तो यह संघात्मक रूप है। लेकिन एकात्मक में है तो भारत में एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता का होना एकात्मक रूप है। केंद्र और राज्य में अलग अलग चुनी गई सरकार, अलग अलग चुनी गई सरकार का होना संघात्मक रूप है। तो केंद्र के द्वारा अनुच्छेद 356 के आधार पर राज्य की चुनी गई सरकार का विघटन कर देना, उसे समाप्त कर देना, ये भारत को एकात्मक राज्य बनाता है। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन होना 7वीं अनुसूची में संघात्मक राज्य बनाता है। तो अनुच्छेद 249 के आधार पर केंद्र के द्वारा, संसद के द्वारा राज्यसभा की सिफारिश पर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना एकात्मक राज्य की विशेषता है। राउत नाचा, अलग अलग राज्य का जो अलग अलग लोक नृत्य होता है। यहां पर आदिवासी शब्द गलत है, आदिवासी नहीं बल्कि वहां के यादव जाति के लोगों का यह राउत नाचा जो है आदिवासी का नहीं, राउत आदिवासी का नहीं, बल्कि राउत वहां यादव का उपनाम है। तो राउत अर्थात यादवों का जो लोक नृत्य है, जो परंपरागत लोक नृत्य है, वह होती है छत्तीसगढ़ में, वह लोक नृत्य छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा में आदिवासियों के द्वारा छऊ, मयूरभंज का छऊ काफी फेमस है। मध्य प्रदेश का है मांच, पिछला दिन आपको बतलाए थे फेफरिया, पिछले क्लास में इस प्रकार का था तो बताए थे फेफरिया। झारखंड का हो जाता है सरहुल, पिछले सब इस प्रकार का था तो आपको कर्मा बतलाए थे।
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री, सबसे पहला जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो रूस फिल्म महोत्सव में, रूस फिल्म महोत्सव में ये पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ था। वो थी बंगला अभिनेत्री सुचित्रा सेन। ये पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ था, ये थी बंगला अभिनेत्री सुचित्रा सेन, और इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था 1963 में। उन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ 1963 में, जबकि भारत का जो पहला फिल्म था जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ वो था नीचा नगर। वो था नीचा नगर को पहला ये फिल्म था जिसे कांस, फ्रांस की प्रतिष्ठित कांस पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सुचित्रा सेन, इन्हें रूस फिल्म महोत्सव में पुरस्कृत किया गया था, तो बंगला फिल्म अभिनेत्री थी, और इनका जो फिल्म था जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था, सात पाके बांधा, फिल्म का नाम था सात पाके बांधा, सात पाके बांधा। मीना कुमारी को ट्रेजरी किंग के रूप से जाना जाता है। मधुबाला को अब तक का सबसे खूबसूरत हीरोइन के रूप में पहचान है। श्रीदेवी की मृत्यु अभी भी देखिए संदिग्ध अवस्था में है। गांधी जी को गिरफ्तार होने के बाद धरासना सॉल्ट वर्क्स पर हमला करने के लिए अब्बास तैयब जी को 1930 में चुना गया था, लेकिन अब्बास तैयब जी को पहले ही आंदोलन शुरू होने के पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप इसका नेतृत्व जो है सरोजनी नायडू, इसका नेतृत्व की थी सरोजनी नायडू। तो गुजरात के धरासना जो नमक भंडार का केंद्र था, जहां अंग्रेजों का नमक गोदाम था, तो उस पर आक्रमण के लिए, उस नमक को जनता के बीच बांटने के लिए चुना गया था अब्बास तैयब जी। लेकिन आंदोलन या मार्च शुरू होने के पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और उसका नेतृत्व की सरोजनी नायडू। और उस वक्त, जिस वक्त यह आंदोलन चल रहा था, उस वक्त अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर इसका रिपोर्टिंग कर रहा था, और उसने लिखा है कि मैंने विश्व में कई आंदोलन देखा, लेकिन ऐसा आंदोलन नहीं देखा जहां लाशें गिरती जा रही थी, लेकिन जन आंदोलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। तो बेब मिलर इस आंदोलन के समय अमेरिका का पत्रकार वहां रिपोर्टिंग कर रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सबसे सफल आंदोलन माना जाता है वो है बारदोली सत्याग्रह और भारत का एकीकरण। जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री मदन मोहन मालवीय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 12 रुपया वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपया तक का सुरक्षा बीमा दी जाती है, और इसकी शुरुआत हुई थी 2015 ईस्वी से इसकी शुरुआत किया गया। अभी वर्तमान में इस 12 रुपया की जगह पर उसे बढ़ाकर 20 रुपया कर दिया गया है। वर्तमान में प्रीमियम की राशि जो है 12 रुपया की जगह 20 रुपया किया गया है। तो 2 लाख रुपया तक का इसमें एक्सीडेंटल बीमा दी जाती है। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि इस देश का नाम इंडिया अर्थात भारत होगा। जो भारत कैसा देश होगा, तो भारत को यहां कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ द स्टेट। भारत कैसा होगा, तो राज्यों का संघ भारत होगा, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 कहता है कि यदि अंतरराष्ट्रीय सीमा में परिवर्तन करना हो, विदेशी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करना है, भारतीय संघ में शामिल करना हो, या भारत का क्षेत्र को विदेशों को देना हो, अर्थात भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 2 के आधार पर, नए राज्य का निर्माण, राज्यों का पुनर्गठन, राज्य की नाम या सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के आधार पर। अनुच्छेद 10 कहता है कि जो भारत का नागरिक होगा, उस नागरिक को कई प्रकार का अधिकार संविधान के द्वारा, मौलिक अधिकार और अन्य प्रकार का अधिकार संविधान के द्वारा प्राप्त होगा। उस अधिकार का प्रयोग भारतीय नागरिक निरंतरता के साथ, कंटिन्यूटी के साथ कर सकेंगे। उस द्वीप का नाम कहा जहां नेल्सन मंडेला को 27 वर्ष की कारावास की अवधि में
18 वर्ष के लिए कैद किया गया हुआ था और वो था रोवन द्वीप। 1964 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1990 में वो रिहा हुए थे। 27 वर्ष तक वो कारावास में रहे और उसके पश्चात 1994 में वो अफ्रीका के पहला गैर अश्वेत नागरिक थे जो राष्ट्रपति के पद पर चुने गए। तो वो उनका अधिकांश समय 27 वर्ष में 18 वर्ष तक वो कारावास में रोबिन द्वीप में रहे थे। तो दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला रंग भेद के विरोध में आंदोलन चलाए थे। इन्हें अफ्रीका का गांधी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाती है 26 मार्च को। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था और भले उसकी वास्तविक तौर पर स्वतंत्रता जो होती है 16 दिसंबर 1971 को, लेकिन 1971 में वो 26 मार्च को ही पाकिस्तान से अलग हो करके स्वतंत्र देश के लिए अपने युद्ध की लड़ाई की शुरुआत करने की घोषणा किया गया था। तो 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस मनाती है प्रत्येक वर्ष, जिसकी शुरुआत 1971 से हुई और भारत के हस्तक्षेप से अंततः 16 दिसंबर 1971 को वह एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना जो है 1988 में सी रंगराजन समिति के सिफारिश पर किया गया था और इसे वैधानिक मान्यता लीगली कानूनी वैधानिक मान्यता जो है 1992 के अधिनियम के द्वारा 1988 में यह एक मंत्रिमंडलीय आदेश से स्थापित हुआ गैर संवैधानिक संस्था थी और 1992 में इसे संवैधानिक संस्था का मान्यता दिया गया जो शेयर बाजार पूंजी बाजार पर नियंत्रण रखती है, उससे संबंधित नियमों का निर्माण करती है। इसका मुख्यालय बंबई का दलाल स्ट्रीट पर है। बैरम खां का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अब देखो अकबर का शासनकाल कब से कब है। अकबर का शासनकाल है 1556 से 1605। चलिए अमीर खुसरो के बारे में आपने पढ़ा होगा कि 8 सुल्तान, अमीर खुसरो जो है 8 सुल्तान के शासनकाल को देखा और सबसे ज्यादा उसका नाम जुड़ा रहा वो था अलाउद्दीन खिलजी के काल में। अलाउद्दीन, तो एक विकल्प देखिए आपका अपने आप समाप्त हो जाता है। बीरबल का मूल नाम क्या था? तो बीरबल का नाम मूल था महेश दास जो अकबर का परम मित्र में शामिल था। अब बैरम खां मुस्लिम था, बैरम खां शिया मुस्लिम है। अब देखिए तो ये बीरबल हिंदू था, ये खत्म हो गई। अबुल फजल अकबर का दरबारी इतिहासकार जिसने आईने अकबरी एवं अकबरनामा अकबरनामा नामक पुस्तक लिखा जो फैजी का भाई था। अबुल रहीम खान खाना जिसका लालन पालन अकबर स्वयं अपने बच्चे की तरह, अपने पुत्र की तरह उसका लालन पालन किया था, बैरम खां का पुत्र था। अब बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से जब अकबर शादी कर ली थी तो बैरम खां का पुत्र अकबर के पास चलाया और अकबर ने इसे अपना पुत्र की भांति ही लालन पालन किया था, क्योंकि सलीमा बेगम का वो बेटा नहीं था, बैरम खां की विधवा थी, लेकिन दूसरी पद सलीमा बेगम की शौतन का पुत्र था और दुर्भाग्य से उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु के समय उसने अपना पुत्र का उत्तरदायित्व सलीमा बेगम को सौंपा और सलीमा बेगम से जब अकबर का निकाह हुआ तो सलीमा बेगम के साथ रहीम मुगल दरबार में रहे, मुगल के किला में आ गए और अकबर ने उसका अपने पुत्र की भांति लालन पालन किया, जो हिंदी साहित्य का महान कवि और अकबर के नवरत्न में शामिल है। अब देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग जो है एक, तो राष्ट्रीय राजमार्ग एक कहां से है? राष्ट्रीय राजमार्ग जो होता है वो हल्दिया से प्रयागराज, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लगभग
1620 किलोमीटर शायद इसकी लंबाई है, 1600 प्लस इसकी लंबाई हो जाती है। भारत का ये सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है। तो स्पष्ट है कि हल्दिया से प्रयागराज ये जो है आपका गंगा नदी से इसका संबंध गंगा नदी के सहारे है। तो यहां देखिए वैसा विकल्प है नहीं। अब आ जाइए दो जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है सादिया से धुबरी। अर्थात ये असम के क्षेत्र का है, ये असम के क्षेत्र का है। अब देखिए यहां पर जो नदी है कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और आंध्र प्रदेश में, तो यहां उसका कोई संबंध है नहीं। दामोदर छोटानागपुर के पहाड़ से निकला और पश्चिम बंगाल। गोदावरी महाराष्ट्र से निकला और आंध्र प्रदेश तेलंगाना। ब्राह्मणी ये उड़ीसा की नदी है, तो यहां असम से उसका कोई संबंध है नहीं। अब चलिए राष्ट्रीय राजमार्ग 3, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 3 कोल्लम से कोट्टापुरम। तो ये केरल के क्षेत्र में आता है। यहां भी देखिए नदी केरल की कोई नदी है नहीं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है काकीनाडा से मरक्कनम। तो ये तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। तो राष्ट्रीय तमिलनाडु से क्षेत्र का जुड़ा हो गया। चलिए तो तमिलनाडु की भी यहां एक भी नदी नहीं है। अब आ जाइए आप राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 जो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग तलचर से धमरा। तो ये देखिए उड़ीसा के क्षेत्र में आता है। उड़ीसा की देखिए नदी यहां पर कौन है? ब्राह्मणी नदी। उड़ीसा की नदी है ब्राह्मणी। गोदावरी उड़ीसा प्रवेश करती नहीं है, गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कृष्णा महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश। दामोदर झारखंड पश्चिम बंगाल। तो ब्राह्मणी नदी उड़ीसा की है। तो यहां पर नदी के और राजमार्ग से भी संबंध बना करके आप ऐसे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है जापान का है फ्यूजियामा पर्वत। जो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है और जापान में इसकी पूजा की जाती है। यूराल पर्वत कहां है? तो यूराल पर्वत यूरोपीय क्षेत्र में। यूराल पर्वत जो है यूरोप में पड़ता है और ये यूरोप का जो है रूस का एक भाग है। अपलेशियन पर्वत भी जो है वो यूरोप के क्षेत्र का ही अपलेशियन पर्वत अमेरिका और कनाडा, यह जो है यूएसए और कनाडा के बीच का यह सीमा रेखा को निर्धारित करने वाला। यूराल जो है ये एशिया और यूरोप की सीमा रेखा को निर्धारित करता है। अपलेशियन पर्वत अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा को निर्धारित करता है। हिमालय पर्वत भारत चीन के सीमा रेखा को निर्धारित करता है। आंसर आपका हो गया फ्यूजियामा। अनुच्छेद 263 के आधार पर राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का गठन सरकारिया आयोग का गठन किया गया था 1983 में। इसने अपना रिपोर्ट दिया 1987 में। इसी के सिफारिश पर 1990 में राष्ट्रपति के द्वारा अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का सीएम इसके मेंबर होते हैं। तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया था केंद्र और राज्य के संबंध को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। 262 में है अंतरराज्यीय नदी जल बंटवारा के लिए आयोग का गठन करना
अनुच्छेद 262 में है। अनुच्छेद 264 कहता है कि वित्त आयोग के सिफारिश पर केंद्रीय राजस्व में से राज्य को हिस्सा, केंद्रीय जो राजस्व है उसमें राज्य को हिस्सा प्राप्त होगा। तो अनुच्छेद 264 अर्थात ये वित्त आयोग से कहीं न कहीं इंक्लूड है। और 265 कहता है कि बिना विधि निर्माण के कोई भी नया कर नहीं लगाया जा सकता है। तो यदि कोई कर लगाना है तो उसके लिए विधि का निर्माण करना होगा, उसके लिए विधायिका उत्तरदायी होगा। 264 कहता है वित्त आयोग का जो गठन अनुच्छेद 280 के आधार पर होता है उसके सिफारिश से राज्य के राजस्व का बंटवारा किया जाएगा। 263 कहता है कि अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद का गठन जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बर्फपिंक फॉल गॉड्स लिखा हुआ पुस्तक है अरुण शौरी, ये पुस्तक के लेखक है अरुण शौरी। विक्रम सेठ की पुस्तक है सुटेबल बॉय, विक्रम श्रेष्ठ की पुस्तक है सुटेबल बॉय। अरुंधति राय जिन्हें भारत का ये महान लेखिका इंग्लैंड का प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, सलमान रुश्दी भारतीय मूल के अंग्रेज इंग्लैंड का नागरिक, इन्हें भी मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें भी मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार से ये कुल प्रतिष्ठित लेखक हैं, सभी अंग्रेजी के लेखक हैं। दिलवारा का जैन मंदिर राजस्थान का आबू पर्वत पर अवस्थित है, जो सफेद संगमरमर का बना हुआ है। इसका निर्माण जो है गुजरात का चालुक्य वंश का शासक भीम प्रथम का सामंत विमल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो राजस्थान के आबू पर्वत पर है। पारसनाथ पर्वत झारखंड, इनका इस पर्वत का नामकरण 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का यह सिद्ध स्थली के रूप में श्रवण बेलगोला मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दौर में जैन धर्म स्वीकार करके जैन सन्यासी भद्रबाहु के साथ ये कर्नाटक का श्रवण बेलगोला चला गया था। इंदौर का जैन धर्म से कोई विशेष संबंध है नहीं। जूरी वालम द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई? सलेक्शन डे अरविंद अडिगा की पुस्तक है सलेक्शन डे, अरविंद अडिगा की पुस्तक सलेक्शन डे। इसके बाद जो है राहुल मेहता नो अदर वर्ल्ड, ये पुस्तक है राहुल मेहता की पुस्तक नो अदर वर्ल्ड। और 96 का आंसर आपका सी होता है द फेट्स स्टोरी ऑफ माई डाइवोर्स। इसके लेखक हैं जूरी वालन। और व्हेन डिम्पल मेट ऋषि, यह है साधना मेनन की ये पुस्तक है। तो चारों पुस्तक और उसके लेखक से आप भली भांति परिचित हो चुके हैं। भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ी का देश क्षेत्र कहा जाता है? अब देखिए, हिमाचल प्रदेश हिमालय के क्षेत्र कहा जाता है, जो कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों का ये मध्य हिमालय के भाग में आता है। तो यहाँ पर ये चलिए आपका है मिजोरम का जो उपनाम है उस उपनाम को ही बोलते हैं लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि। यहाँ पर काफी ढाल नुमा लिए हुए पर्वत है, जिस पर बड़े पैमाने पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है और वहां कृषि कार्य के लिए उसका प्रयोग बेहतर तरीके से होता है। तो यहीं पर ये प्रश्न का सेट समाप्त होता है। विद्यार्थीगण, पढ़ाई कैसी लगी? रुचिकर था? कहीं कोई कठिनाई हुई, कोई डाउट है, किसी प्रकार का कंफ्यूजन शेष रह गया हो तो यकीनन तौर पर कमेंट के माध्यम से आप विचार प्रकट करेंगे।
आपकी समस्या का सरल, तार्किक और विश्लेषणात्मक तरीके से हल किया जाएगा। धन्यवाद।